नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस का सेक्शन नंबर 3 दैट इज़ फिजिक्स। और फिजिक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ये वीडियो काफ़ी हम इनिशियल यानी कि जो बेसिक है वहाँ से पढ़ेंगे। तो अगर आप इन सब बेसिक चीज़ों को जानते हैं तो इन जो बेसिक हैं उनको स्किप करके वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनसे हम अक्सर पीछे छोड़ देते हैं लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है वो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनती है चार्जेस से। तो इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमें पता है पॉजिटिव चार्ज वो होते हैं जब किसी आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए, तो ओवरवेल्म्ड महसूस करता है। ठीक है, हम लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, ठीक, इसलिए ओवरवेल्म्ड यहाँ पे वर्ड महसूस करता है वो। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है किसी भी आयन के ऊपर, जैसे कैल्शियम प्लस। ठीक, अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो किसी भी आयन के पास जब जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इवन वो इनके पास इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए होते हैं, तो फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं, जैसे कि Fe-F-। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा छोड़कर अगर हम फिज़िक्स की भाषा देखें तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि फिज़िक्स की भाषा में जब एक ग्लास रॉड को जब एक सिल्क के कपड़े के साथ या सिल्क से जब रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो जो चार्ज बनता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब इबोनाइट रॉड को रब किया जाता है वूल के साथ में, ठीक, तो जो चार्ज बनता है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हुए चार्ज की बात। अब बात करते हैं कूलम की। कूलम जो कि ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और मोस्टली आपके रेलवे से संबंधित है और जो ये सब टॉपिक्स हैं। और अगर आप देखें तो टीजीटी साइंस को छोड़कर अगर सुपर टेट या यूपी टेट की बात करी जाए तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। तो कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है चार्ज की, और एक कूलम कितने के बराबर होता है, तो एक कूलम यानी 1 कूलम इज डिफाइंड एज दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल और सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन and placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम मीन्स क्या होता है कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि एक ऑपोजिट चार्ज को रिपेल कर सके एक फोर्स के साथ में, और वो फोर्स कितना होना चाहिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। और वो तब हो जब उसे वैक्यूम में रखा जाए, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे। यानी कि ये दो चार्जेस हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव। तो कूलम कब माना जाएगा, जब ये चार्ज इसको रिपेल करे, धक्का दे विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9, और इनके बीच की जो दूरी होगी जब 1 मीटर होगी, तो यही आपका 1 कूलम। और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा क्योंकि ये छोटी क्लासेस में हम सभी ने पढ़ा है, ठीक। अब देखते हैं स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटीज़। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, आपने अगर ऐसा किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा छोटे एज में, जब आपके पास छोटे छोटे पेजेस के टुकड़े होते हैं तो आप टेबल पे इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केल जो होती है, स्केल को बालों में रब करके जब उन पेपर्स के पास लेकर आते हैं तो पेपर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं स्केल से। तो ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट वाइल द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। तो स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कई कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और हो सकता है टीजीटी साइंस में भी पूछे, क्योंकि बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि डील करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन रेस्ट में, यानी जो रुके हुए चार्जेस होते हैं उनके साथ में जो डील करती है वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो चार्जेस जो मोशन में होते हैं चार्जेस उनके साथ में डील करती है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर्स पे आते हैं। तो कंडक्टर्स आर व्हाट, आप सभी को पता होगा कि कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद के अंदर से करंट पास करने को अलाउ करते हैं। पर क्या आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि करंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से फ्लो नहीं होता, सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है।
यस गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं तो बेसिक हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका वायर है, ठीक है, तो करंट आपके वायर के अंदर से फ्लो नहीं करता बल्कि वायर के सरफेस से फ्लो करता है। अब आप कहेंगे जो प्लास्टिक का वायर है, नहीं जी नहीं, जो बाहर का कवर है जो इंसुलेशन के लिए दिया जाता है इसके ऊपर नहीं, ये जो अंदर का जो मेटालिक वायर है इसके ऊपर फ्लो करता है करंट, ठीक है, चार्ज। तो अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे थे। तो अ सब्सटेंस विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड अ कंडक्टर, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद के ऊपर से चार्ज पास करने देता है इजीली, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है चार्जेस को मूव करने से रोकता है, तो इसलिए कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो कंडक्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। नेक्स्ट पे आते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है और वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को कि उनके ऊपर से पास करके जाए चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल रबर, ग्लास, प्लास्टिक और इबोनाइट रॉड। नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी इसकी यूनिट्स पूछी जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ठीक। एम्पियर क्या होता है? चलिए एम्पियर देखते हैं। एम्पियर होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और एम्पियर जो होता है वैसा यूनिट होती है करंट की। If 1 coulomb of charge flow through any section of a conductor in 1 second, that current through it is said to be 1 ampere. तो 1 एम्पियर मीन्स क्या होता है? 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड 1 कूलम चार्ज पर यूनिट 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। तो अगर आप देखिए तो 1 मिली एम्पियर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके सुपर टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम की यूनिट कितनी होती का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, और 1 मोल का यूनिट कितना होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 MA, यानी कि मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स होता है 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना था। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यानी कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ यानी कि रास्ता, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर हो सकता है, चाहे स्क्वायर शेप्ड हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, यानी कोई यहाँ पे कटिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्लोज्ड पाथ होना चाहिए जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वही होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करते हैं। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। The direction of conventional current is opposite to that of negatively charged ions. तो कन्वेंशनल जो करंट होता है जो कि वायर्स में फ्लो करता है, तो वो होता क्या है एग्जैक्टली और उनका डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है उनके मोशन का, वो हमेशा करंट के डायरेक्शन से मेज़र होता है। और आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है हमेशा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ मेंशन है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये जो करंट है वो फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज आयंस के अपोजिट में, ठीक है। लेकिन हाँ, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइड में ही हमेशा फ्लो करता है। जैसे करंट आपका एक पॉजिटिव है साइड और एक नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। तो एक ऐसा क्लोज्ड रीजन किसी भी चार्ज बॉडी के किनारे, मान लीजिए चार्ज बॉडी है, इसके किनारे का जो एरिया होता है, जहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट इसका फील करे वो, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम से पूछा भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसको आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि एक यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, जिसके हाथ में एक बॉल है और उसे क्या करना है कि ये जो बॉल है वो नीचे से नीचे गिरी हुई है और इसे उठा के ऊपर रखना है और यहाँ से बॉल धीरे धीरे पास आउट होके यहाँ जाती है, ठीक है। तो यही होता है कि इस पर्सन को जितना वर्क डन, जितना मेहनत लगता है इस बॉल को उठा के यहाँ पे लाने में, वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको सिंपल भाषा में आप कैसे समझेंगे कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ले आने में जितना भी वर्क डन होता है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हायर से लोअर पोटेंशियल तक मूव करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके उल्टा, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो मूव करते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपका एक ये है प्लेस A1 और ये है प्लेस A2। तो यहाँ से इस चार्ज को यहाँ लेके जाने में जितना भी वर्क डन होता है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज और V इक्वल टू W/Q। ये बहुत ही ज़रूरी है इसे याद रखना, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स है इन्हीं पे बेस्ड है। अब जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर ये काम आते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? जब भी एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को किसी 1 कूलम से एट एक पॉइंट पे जब हम दूसरी जगह तक मूव कराते हैं तो वो होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से समझे कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब भी एक पॉजिटिव चार्ज को एक कूलम जो पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना भी वर्क डन होता है वो होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है फिजिक्स का वीडियो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में, यानी करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है वो ये बताता है, ठीक। एमीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर करंट इन अ सर्किट। करंट को मेजर करता है कि करंट का जो रेट है वो कितना है, ठीक। इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन अ सर्किट, यानी कि एक सीरीज में कनेक्ट होता है। अभी सीरीज क्या है? सीरीज मीन्स होता है जब किसी भी कंडक्टर्स को इस तरीके से आप प्लेस करें एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक, तो ये कहलाता है सीरीज। जबकि पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मीन्स होता है C1 अपॉन, ठीक है, इस तरीके से प्लस C2 अपॉन डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सीरीज और पैरेलल के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर पे आते हैं। तो वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं, और है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन एमीटर करंट को मेजर करता है कि कितना करंट अंदर जा रहा है, जबकि वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। तो एक डिफरेंस और होता है वोल्ट मीटर और एमीटर में कि वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करता है, को मेजर करता है, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। लेकिन जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज,
तो ओम्स लॉ कहता है कि द करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड provided by the physical conditions like temperature and density etc constant और अनचेंज्ड। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो V इक्वल टू आर आई, यही है ओम्स लॉ। यानी कि किसी भी वायर में या किसी भी क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो करता है या जो उसका मेज़र कर सकते हैं हम करंट को, वो कैसा होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट पास करता है किसी भी क्लोज सर्किट में, वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस में जिसमें कि करंट फ्लो करने जब करंट फ्लो होता है तो इसे जब रोका जाता है इसे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जब ये करंट को फ्लो होने से रोकता है वही होता है रेजिस्टेंस। इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट में, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो कि करंट फ्लो होने से रोकती है। अच्छा, किसी भी मेटल जो मेटल्स होते हैं, अब आप सोचेंगे कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किस में कम। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं प्योर, जैसे कि आपका कॉपर हो गया प्योर, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो जो प्योर फॉर्म में है इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक। लेकिन जो मिक्स्ड सब्सटेंसेस हैं, ये जो अलॉयज़ हैं, इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक तरीके के सब्सटेंस से बने होते हैं, जैसे ए, तो ये क्या करते हैं, जो फ्लो है इसको इक्वली बनाए रखते हैं। लेकिन जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि जो मिक्स सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर कहीं ए होता है, कभी बी, कभी सी, तो इनमें एक एक्यूरेट फ्लो नहीं हो पाता। इस वजह से करंट फ्लो होने में इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो उनके अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक। अब बात करते हैं ओम की। तो ओम क्या होता है ओम ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, यानी कि जो करंट को फ्लो को रोकता है उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm ऑफ इफ अ करंट ऑफ 1 ampere फ्लो थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt अक्रॉस इट्स एंड। तो 1 ohm इक्वल टू 1 volt पर यूनिट 1 एम्पियर, और 1 ohm इक्वल टू 1V अपॉन 1A। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर ये आपकी चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। चलिए देखते हैं कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो उसको कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो देखिए चलते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि जितना ज़्यादा लंबा लेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसको आप कैसे देखेंगे, जब एक छोटी सी वायर है, ठीक है, उसमें अगर आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो उतनी ही आपके पास 2 बैटरीज है, आपके पास A1 और दूसरी है बैटरी A2, ठीक। A1 को आपने छोटी सी वायर से एक बल्ब जलाया तो ये बल्ब ज़्यादा जलेगा बजाय इसके, अगर ये लंबी वायर से आपने एक बल्ब जलाया तो ये जो A2 है बैटरी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है बड़े वायर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जो मोटे तार होंगे उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर जो पतले तार होंगे उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होता है ना आपका, तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से निकल कर आते हैं। थर्ड, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑन कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स वी गेट दैट आर इज
थर्ड जो हमने यहाँ पे देखा कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा कंडक्टर, अगर कोई भी सब्सटेंस प्योर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर इम्प्योर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को यानी फैक्टर 1 और 2 और 3 को मिलाए तो आपका जो निकल कर आता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन, तो वो होता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। L यानी कि लेंथ, और A होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो यहाँ पे P है, P आपका होता है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। यानी कि किसी भी मटेरियल का एक क्यूब जो होता है उसकी जिसकी साइड 1 मीटर हो, उसके अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो वो परपेंडिकुलर होता है इसके ऑपोजिट फेसेस के। ठीक है। और एसआई यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जिसे हम रो के नाम से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू RA/L। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, चलिए देखते हैं। इफ़ अ सिंगल रेजिस्टेंस कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सच अ मैनर दैट करंट इन द सर्किट रिमेन्स अनचेंज। यानी कि अगर एक सिंगल, कहीं पे भी अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा है और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कई सारे रेजिस्टेंस से जो कि इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है इन द सर्किट रिमेन्स अनचेंज, यानी यहाँ पे जो चेंजेस है वो कुछ भी नहीं आएंगे। दैट द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि ये आपका ए है और ये सब है A1, A2 और A3। तो इन तीनों के लगने के बाद भी, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस लगने के बाद भी जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो कि आपके A1 के केस में था, ए के केस में था। तो ये आपका ए कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट? अगर हम 3-4 चीज़ों को एक साथ रख देते हैं और एक सिंगल चीज़ को उन्हीं के अगेंस्ट में रख देते हैं तो जो वहाँ पे जो आप इक्वालिटी देखेंगे दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। ठीक है। चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यानी जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी करंट फ्लो में, वो जिस जिस रेट से एक कंपोनेंट के अंदर रोकता है वो सभी के अंदर उतना ही। जैसे कि कॉपर की वायर है, ठीक, उस एक कॉपर की वायर में जितने रेजिस्टेंस के साथ में करंट फ्लो होगा, तो कॉपर की वायर अगर कोई दूसरी भी होगी उसमें भी उसी रेट से ही रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, यानी कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल टू V1, V2 और V3। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी वायर के अंदर, तो वो होता है सम, यानी जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं उनका सम कलेक्टिवली कहलाएगा V। थर्ड है वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस, यानी कि V1 इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1 और V2 इक्वल टू IR2। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो V इक्वल टू IR। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे नो नीड टू डिस्कस इट अगैन। लास्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर दैन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये क्या कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लार्जर होता है नंबर में एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन सेम। अभी हमने सीरीज़ की बात की थी, तो सीरीज़ हमने कहा था जब भी कंडक्टर्स इस तरीके से प्लेस होते हैं C1, C2, C3, तो ये आपका सीरीज़ होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल के केस में हो जाता है C1/R प्लस C2/R प्लस C3/R। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस। तो लॉ ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या कहता है? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम इन इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जो बचा हुआ सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक हमने डिस्कस कर ली, और जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो थोड़ा सा टफ है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्रेश माइंड होना चाहिए। तो वीडियो लंबी हो गई है तो यहाँ से आई थिंक आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और आपको अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अच्छा कमेंट दें, ताकि हम अपने जो वीडियोस है उसको और ज़्यादा बेटर बनाएं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।